प्रॉपर्टीज करके लिखोगे, प्रॉपर्टीज करके लिखोगे। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास में कोई भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे जो बाहर वैल्यू निकलेगी वो किस टाइप की वैल्यू बाहर निकलेगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू बाहर निकलेगी, है ना। इससे जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो क्या निकलेगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू निकलेगी। ओके, अगर ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इससे क्या वैल्यू बाहर निकलेगी, इससे जो वैल्यू निकलेगी वो जीरो क्लोज से लेकर के वन ओपन तक वैल्यू बाहर निकल सकती है। ये बात तो सभी को क्लियर है। सेकंड सेकंड आपने बोला कि अगर आपके पास ऐसे है कि ये आपके पास लिखा हुआ है इंटीजर, तो इंटीजर का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या वैल्यू बाहर निकलेगी, सेम इंटीजर बाहर निकल जाएगा, इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो क्या वैल्यू निकलेगी बाहर, जीरो वैल्यू बाहर निकलेगी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं कि आपने एक नंबर था एक्स, उसका आपने इंटीग्रल पार्ट लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, फिर उसका दोबारा से ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो भाई पहली बार जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, इंटीजर वैल्यू बाहर, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, तो उसका दोबारा इंटीजर लेने का कोई फायदा ही नहीं, यानी कहने का मतलब ये किसके इक्वल होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ओके, बट अगर आपने क्या किया कि ऐसे किया कि पहले आपने इंटीजर ले लिया, फिर उसके बाद इंटीजर लेने के बाद में अब ये क्या बन गया, इंटीजर बन चुका है, अब आपने क्या लगा दिया यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि जीरो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीरो। ओके, फोर्थ पॉइंट, अगर मैं कहता हूं आपने पहले फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया एक्स का, फ्रैक्शनल पार्ट लेने का मतलब उसकी जो वैल्यू आ गई वो 0 to 1 के बीच में आ गई है। ओके, फिर दोबारा आपने क्या ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट लिया, तो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, पहले वाले फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल ही रहेगा। अगर आपने उल्टा किया ऐसे कि एक बार आपने फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया फिर उसके बाद आपने इंटीजर लिया, तब इस वाले केस में वैल्यू क्या बाहर निकल जाएगी, जीरो। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर दोनों सेम सेम टाइप के हैं, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के हैं, तब तो वो क्या जाएगा, सेम पहले वाली जो वैल्यू होती है वही इक्वल आ जाएगी, यानी कि डबल लेने का कोई फायदा नहीं, पहले वाले के इक्वल ही आ जाएगा। बट आपने क्या कर दिया, दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, एक फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, तब उस वाले केस में जो वैल्यू बाहर आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो वैल्यू बाहर आ रही है। नेक्स्ट लिखा आपने कि भाई अगर आप बोलते हो कि आपके पास में ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो एक्स के इक्वल हो सकती है, या फिर एक्स के इक्वल हो सकती है, या फिर एक्स से लेस देन होगी, बट क्या होगी, ये श्योर है कि ये जो वैल्यू होगी आपके पास ये x-1 से ग्रेटर होगी। भाई कोई भी नंबर ले लो आप, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, तो जैसे कोई भी नंबर लिया आपने 3.9 लिया, तो उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो इससे वन कम जो नंबर रहेगा, इससे वन कम नंबर क्या है, 2.9, तो इसके बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आ जाए, इसके बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आ जाए। तो ये वाली चीजें क्लियर हुई, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये जो लिखा मैंने, ये बता दो कि ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि कोई नंबर और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के पार्ट में, कोई नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर के पार्ट में मैक्सिमम मैक्स जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वन से कम ही होगा, ठीक है। कोई नंबर उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वन से कम ही होगा, तो आपने लिख दिया ऐसे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ऑफ एक्स वो कहां से कहां पर लाई करेगा, x-1 से लेकर के x के बीच में लाई करेगा। हाँ, उसकी वैल्यू x के इक्वल हो सकती है, x के इक्वल हो सकती है उसकी वैल्यू, बट x-1 से क्या होगी, ग्रेटर देन ही होगी। ओके, 6 पॉइंट बोला आपने। अगर मैं कहता हूं कि आपने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिया, ठीक है, दूसरा आपने क्या लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x लिया, तो भाई अगर अगर ये क्या है कि अगर ये दोनों क्या हो जाए कि इंटीजर हो जाए, जैसे कि इंटीजर लोगी, तो आपके पास में इंटीजर वाले केस में आई लिया आपने, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, आई वैल्यू बाहर निकल आएगी, यहां से क्या निकलेगा, माइनस का आई, दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। बट अगर जीरो। वैल्यू इंटीजर के फ्लैट अलावा, में रहना है, अगुआना मंडी में रहना है तो बता। मैं अगर ये भी आप रहा। भाई म्यूट रखे अपने आप को, मैं ये भी रहा, केस बढ़िया है। वो भी जब पीछे खर्च नहीं करने तो सुदर्शन, अपना फ्लैट में ये रहो। सुदर्शन,
मैंने कहा कि ये आपके पास लिखा हुआ है कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का एक्स लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 के इक्वल हो जाएगी कब? इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर के इक्वल नहीं है तो उस वाले केस में क्या होगा? देखो जैसे आपने कहा 2.9 लिखा हुआ है, इसका इंटीजर पार्ट लिया आपने, क्या आ जाएगा 2। अगर माइनस का 2.9 लिखा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा? माइनस का 3। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 1 आ जाएगा। बट अगर ये इंटीजर होगा तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा? 0। इफ ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर के इक्वल आ गया तो उस वाले केस में ये आ जाएगा। ओके देखो, अगर आपने इंटीजर और उसका नेगेटिव ऑफ, यानी कि आपने क्या किया है, एक्स और माइनस एक्स उनका इंटीजर पार्ट लिया हुआ, तो उस वाले केस में क्या क्या वैल्यू आ रही है? -1 आएगी या फिर 0 आएगी। बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उस वाले केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपके पास ऐसे वैल्यू आएगी, अगर ये इंटीजर हुआ, अगर x की वैल्यू इंटीजर होगी तो दोनों केस से क्या क्या बाहर निकलेगा? 0 0 बाहर निकलेगा। तो आपने कहा कि इसका सम कितना आ जाएगा? 0। बट अगर x इंटीजर नहीं होगा उस वाले केस में, जैसे आपने कहा यहां पर लिखा हुआ है 2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया, वो कितना आ जाएगा? 0.3। और अगर आपने कहा माइनस का 2.3 ये लिखा हुआ है, मैंने कहा था 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ गया? 0.7। ठीक है, तो अगर आपने इनको ऐड किया तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा? क्योंकि इससे भी जो फ्रैक्शनल पार्ट से जो वैल्यू बाहर निकलती है वो पॉजिटिव टाइप की वैल्यू बाहर निकलती है, दूसरे वाले फ्रैक्शनल पार्ट से भी पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट में तो क्या आ रहा था? -1 और 0, और फ्रैक्शनल पार्ट वाले में क्या आ रहा है? 1 और 0 आ रहा है। ये कब कब हो रहा है? जब ये एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तब। मेरी बात को समझ पाए? इतनी बात को बोलोगे? यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई? क्लियर है सभी को? बोलो भाई। यस सर। यस सर। श्वेत, Yes. श्वेत कहां पर हो तुम? Yes, sir. क्लियर होगी बातें? Yes, sir. भाई आपने नेक्स्ट बोला कि अगर आपके पास में ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस आई लिखा हुआ है, यानी कि देखो कोई नंबर है उसमें अगर आप इंटीजर ऐड कर दोगे तो भाई इंटीजर ऐड करने से क्या होगा? जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा है 2.3, इसमें आपने क्या किया? 5 ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर इसका इंटीजर पार्ट लोगे तो 5 तो बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि तो इंटीजर पहले ही इंटीजर है, प्लस में ये क्या रह जाएगा? 2.3 का इंटीजर पार्ट, यानी कितना आना है? 7 ही आना है। वैसे भी ऐड करोगे तब भी क्या आना है? 7 ही आना है। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर आप इंटीजर ऐड कर देते हो तो इंटीजर को बाहर आप निकाल सकते हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट करने वाले को भी आप बाहर निकाल सकते हो, वो भी क्या है? एक इंटीजर ही है। जैसे आपने -i लिखा है, -i को आप क्या लिख सकते हो? प्लस का साइन फिर माइनस का i। ओके, तो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का i, ये आप ऐसे कर सकते हो। बट हाँ, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीजर को बाहर निकाल लो। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस वाले केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंटीजर को बाहर निकाल लो। जैसे आपने कहा 10, अगर ये लिखा हुआ है i इंटू में x, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि i को बाहर निकाल लिया और ये x के इक्वल लिख दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये लिखा है 0.5 इंटू 10, ठीक है, 0.5 इंटू 10, तो अगर आपने यहां से, तो क्या बन गया? ये तो बन गया 5, ये 5 के इक्वल, यहां से वैल्यू क्या बाहर निकलेगी? यहां से वैल्यू निकलेगी 5 बाहर। बट अगर आपने ऐसे कर दिया 10 इंटू में 0.5, तो ये वैल्यू क्या बन गई? ये तो बन गया 10 इंटू 0, 0 आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। ओके, यहां तक की बातें क्लियर हो गई? इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है किसी केस में बाहर निकल आए। ठीक है, इन जनरल की बात कर रहा हूं, इन जनरल। ऐसे ही अगर आपने लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस में आई करके लिखा हुआ है, तो देखो इंटीजर ऐड करोगे तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट जब आप लोगे, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट वो तो कितना होता है? 0 होता है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसमें तो क्या है, क्योंकि अगर आपने अलग अलग किया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई, आई का मतलब क्या होता है? 0, यानी कि ये किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ओके, ऐसे ही इसमें भी आप ये नहीं कर सकते कि इंटीजर ये मल्टीप्लाई में है
तो आपने ऐसे कर दिया कि ये बाहर निकाल लिया। ऐसे नहीं कर सकते आप कि आई को बाहर निकाल लिया, ऐसे नहीं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल के लिए लेना चाहो तो मान लो ये लिखा है 5 इंटू 1/5, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू निकल कर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 0 वैल्यू बाहर निकल कर आनी चाहिए। अगर आपने इसको बाहर निकाल लिया 5 इंटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/5, तो ये तो क्या बन जाएगा? 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/5 क्या रहेगा? 1/5 रहेगा। यहां से क्या निकल कर आ गया? 1 निकल कर आ गया। तो ये इक्वल नहीं है। ओके, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? यहां तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आपने बोला कि नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आपने बोला कि अगर मान लो आपके पास में ऐसे करके लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि किसी नंबर का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ले रहा हूं तो वो 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी, x बिलोंग्स टू, वो क्या हो गया कि x की वैल्यू 1 से लेकर के 1 का इंटीजर पार्ट वो भी 1 ही आएगा, 1 से लेकर के 2 ओपन तक जाएगी, 2 ओपन तक। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कहीं पर ऐसे करके लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आई करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू होगी वो कहां से जाएगी? i क्लोज से लेकर के i+1 तक वैल्यू जाएगी। क्लियर मेरी बातें? यहां तक की बातें क्लियर हुई सभी को? ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा कि ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू माइनस का 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो x की वैल्यू है, x बिलोंग्स टू, बोलोगे आप क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू, हाँ बोलो, बोलने की परमिशन नहीं दी हुई क्या मैंने? हाँ अनम्यूट कर तो सकते हो आप। भाई x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? -8 से -7 ओपन। हाँ, तो आपने देखो ऐसे करना है कि -8 से 7 ओपन, ऐसे जाएगा ये। -8 में 1 ऐड करोगे तो -7 होता है, वो माइनस का 7 ओपन, ऐसे। ओके, अगर मान लो कहीं पर ये लिख दिया आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू पाई, तो दीपक बताओगे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सर 3 से 4 ब्रैकेट। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके यतन तुम बताओगे? सर सर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई आ ही नहीं सकता कभी भी। हाँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कभी पाई आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन भाई, क्योंकि मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा बाहर वो क्या आना चाहिए? इंटीजर टाइप की वैल्यू बाहर आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? इंटीजर टाइप की वैल्यू बाहर आनी चाहिए। इसका मतलब नो सॉल्यूशन। सर लेकिन अगर पाई की वैल्यू 3.14 डाले तो पॉसिबल है ना ये? अरे नहीं नहीं, पाई की वैल्यू नहीं डालनी, ग्रेट एक्स की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू पाई आ रही है, यानी कि 3.14 आ रही है। हाँ तो सर फिर उसकी जगह पे 3 से लेकर आप जो बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो कि पाई का ले ले, तब ये क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि किसी नंबर का, यानी कोई नंबर लिखा हुआ यहां पर, उसका इंटीजर पार्ट लिया, वो 3.14 आ गया, ऐसा हो सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ओके से सर, जो वैल्यू ये बाहर निकलेगी वो यस सर, इंटीजर टाइप की वैल्यू बाहर निकलेगी। क्लियर ये बात? यस सर, यस। ओके, मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है आई से, तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी, दिस एम्प्लाइज
एक्स की वैल्यू वो क्या हो सकती है? बोलोगी एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? रोहित, शुभम, यस सर। अब बताओ कि इसमें क्या वैल्यू हो सकती है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो क्या आ रहा है? आई से ज्यादा आ रहा है। मान लो आप ऐसे कह रहे हो, इसका मतलब मैं ऐसे बोल देता हूं कि जैसे एग्जांपल के लिए आप बोल रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ रहा है, तो इसका मतलब भाई 7 कहां पर है? यहां पर 7 है, तो उसका इंटीजर पार्ट 7 आ रहा है, यानी कि वो जो नंबर है वो क्या हो सकता है? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वो क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, यानी कि 7 से लेकर के आगे तक कोई भी नंबर लोगे तो आपके पास उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 7 या 7 से ज्यादा आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब Yes, हुआ sir. कि इसका मतलब हुआ यहां से कि x की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? x की वैल्यू यस सर। 7 क्लोज से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकती है। तो यहां पर क्या होगा? x बिलोंग्स टू i क्लोज से लेकर के इंफिनिटी ओपन तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको इनइक्वलिटी सोल्व करनी हो तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और बताया आपने, जैसे मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए -2 से, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x बिलोंग्स टू -2 to infinity. -2। हाँ, ये -2 है, तो इससे आगे कोई भी नंबर होगा, इससे इस साइड में कोई भी नंबर होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी उसका जब इंटीजर पार्ट लोगे तो क्या आएगा? -2 से ग्रेटर देन टाइप का आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का आएगा। तो आपने कहा -2 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, ये वाली बात सबको क्लियर हुई? ये दोनों Yes, पॉइंट sir. क्लियर हो गए सभी को? ओके, अब आपने बताया, मेरे को बताना है कि मैंने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो होना चाहिए ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 9 ओपन open 9 से infinity. तो इसमें जनरली बच्चे क्या गलती कर देते हैं? बच्चे गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ये ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दो कि यहां से ओपन 9 से लेकर के इंफिनिटी कर दो। ऐसा कौन कौन बोल रहा है? तो देखो भाई, इसमें क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 9 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हुआ? उसकी वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू 9 से ज्यादा, 9 से ज्यादा होने का मतलब हुआ उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो सकती है, क्योंकि 9 से ज्यादा होने का मतलब सीधा 10 पर जाएगा वो। 9.1, 9.2, 9.3 इन पर रुकेगा नहीं कहीं पर भी, वो सीधा 10 पर जाकर रुकेगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ इस चीज का आपके पास क्या वैल्यू आई? एक्स बिलोंग्स टू 10 क्लोज से लेकर के इंफिनिटी ओपन। बोलो, मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए हो? यस सर। ओके, अब इसमें एक बार फिर दोबारा से मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा जैसे मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन 7.5 लिखा हुआ है, तो आपने बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 8 से स्टार्ट होगी सर, 8 टू इन्फिनिटी। 8 से इंफिनिटी। हाँ देखो, ग्रेटर देन 7.5 लिखा है, तो इसमें कोई बच्चा ये ना बोल दे नो सॉल्यूशन। उसकी वैल्यू 7.5 से ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल नहीं है, ग्रेटर होनी चाहिए। ग्रेटर होने का मतलब तो क्या हो गया? एक्स की वैल्यू, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू 8 क्लोज से लेकर के इंफिनिटी ओपन तक। बोलो, क्लियर मेरी बातें या नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला कि मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए माइनस का 3.8। इस वाले केस में -4 टू -4 इन्फिनिटी। से -4 से इंफिनिटी। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो -2 ग्रेटेस्ट से इंटीजर ऑफ इंफिनिटी। एक्स वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन
और इक्वल टू है, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो देखो ये इक्वल टू तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ग्रेटर देन हो सकता है। ग्रेटर देन होने का मतलब क्या हो गया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो सकता है। -4 नहीं -3 हो सकता है। तो -3 होने का मतलब हुआ यहां से जो वैल्यू चलेगी वो आपके पास चलेगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो चलेगी आपके पास में x बिलोंग्स टू 3 -3 से लेकर के इंफिनिटी। आपने क्या गलती की, आपने बोल दिया, आपने बोला कि ग्रेटर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.8 लिखा, तो आपने लिख दिया ये ग्रेटर इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 नहीं, इससे ज्यादा होने का मतलब हुआ कि -3 होगा। आपने ये गलती कर दी अभी। यस मतलब मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए हो? यस सर। जैसे मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपने कहा ग्रेटर देन ऐसे लिखा हुआ है -11, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो ग्रेटर देन है -11 से। -11 से ग्रेटर देन का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -10 हो गया, -12 नहीं -10, यानी कि x बिलोंग्स टू -10 से लेकर के इंफिनिटी। ओके बच्चों, तो ये वाली बातें बता दोगे एक बार मुझे, सबको क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो आप इनका जवाब दोगे। तो ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं मैं इन्हें समराइज कर रहा हूं। मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर ऐसे करके लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बता दोगे? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लोज इंटीजर प्लस 1 इंटीजर से इंफिनिटी। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर क्लोज से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमने यहां पर डिस्कस किया वो हमने ऐसे कि अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन आई करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्लोज i+1 टू इंफिनिटी। हाँ, क्लोज i+1 टू इंफिनिटी। ठीक है, वेरी गुड। क्लोज में i+1 से लेकर के इंफिनिटी। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू आई लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? x इज क्लोज i से i+1 ओपन। ठीक है, वेरी गुड। कि इसका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आई क्लोज से लेकर के i+1 ओपन तक होगी। ओके, ये बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। ओके, अगर ये बातें क्लियर हो गई है तो अब आप इनका भी जवाब दे सकते हो, जो मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं इनका आपने जवाब देना है सभी ने। मैंने कहा कि अगर मान लो ऐसे करके लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो लेस देन इक्वल टू आई होना चाहिए, तब क्या होगा? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -∞ टू i। ओके, और बच्चे और भी कोई जवाब दे? आई से -1 तक। i-1 तक। आई से आई माइनस -∞ से नहीं, i-1। कहां से क्या कह रहे हो? आई से लेकर कहां तक? -∞ से लेके i-1 तक। ओके, ये भी सही आंसर नहीं आया, और सोचे, i भी तो हो सकता है, और भी सोचे। हाँ, -∞ से i तक। -∞ से लेकर i+1 तक भाई। देखो, -∞ से लेकर i+1 ओपन तक। i+1 ओपन का जब आप इंटीजर लोगे तो किसकी इक्वल आएगा? i के इक्वल आएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे x वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 7 तक। तो आपने क्या बोल दिया? आपने बोल दिया x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 8 ओपन। 8 ओपन का अगर आप इंटीजर पार्ट लोगे तो उसका मतलब क्या होगा? वैल्यू जो आएगी वो 7 आएगी, तो एक ज्यादा तक जाएगा, कम तक नहीं ज्यादा तक जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? ओके, अगर मैंने ऐसे करके लिख दिया तब ध्यान से बोलना, ध्यान से जवाब देना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो लेस देन है आई से, तब कहां तक जाएगी इसकी वैल्यू?
सर माइनस इन्फिनिटी से आई तक माइनस इन्फिनिटी Open. से आई तक जाए, क्योंकि इस बार आई नहीं ले सकते आप, इसकी वैल्यू आई नहीं हो सकती है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से आई क्लोज या ओपन, ओपन तक। ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो लेस देन है इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है 3.4, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आपने बताना है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से 3 तक माइनस इन्फिनिटी से 3। भाई इस चीज को आप क्या कह रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो क्या है, 3.4 से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3.4 तो नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ओके, लेस देन इक्वल टू 3 होने का मतलब हुआ कि जो x की वैल्यू होगी, x बिलोंग्स टू, वो क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 ओपन तक होगा। बोलो क्लियर हुई मेरी बात या नहीं। ओके, तो अगर मैं सेम चीज को ऐसे लिख देता, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए माइनस का 5.4 से। अभी तक सही जवाब नहीं आ रहे हैं आपके बिल्कुल भी, इसका आंसर बताना है। माइनस इन्फिनिटी से ओपन माइनस 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 इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू -5। माइनस इन्फिनिटी टू -5। तो इसका मतलब देखो भाई, इसका मतलब हुआ आपके पास में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, -5 से लेस देन, -5 से लेस का मतलब -6 हो गया, लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 हो गया। ओके, तो इसका मतलब एक ज्यादा तक जाएगा ये वैल्यू। तो x की x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 ओपन। क्लियर, मेरी बातें क्लियर हुई सभी को? आई होप सो। काफी प्रैक्टिस हो गई है तो ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। बता दो कि मुझे सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है। यस सर। ओके, आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। देखो भी, 3 टाइप के ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि एक होता है सबसे पहले बेसिक ग्राफ, जो मैंने 10-15 आपको ग्राफ बताए थे, ठीक है, वो आपने रट्टा मार लिए होंगे, अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे कि लोगरिथम का ग्राफ क्या होता है, ए रेज टू की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये सब चीजें आपने रट्टा मार ली होगी। एक्स रेज टू की पावर एन का ग्राफ क्या होता है, ये बेसिक ग्राफ थे, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब इन बेसिक ग्राफ की हेल्प से हम, या फिर कोई गिवन ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरे ग्राफ में। ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको एक्स का ग्राफ पता है, वाई इक्वल टू एक्स का, और वो क्या कर देगा, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ पूछेगा आपसे, तो y इक्वल टू x का ग्राफ पता है, तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ भी हम उसी ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ पूछेगा, y इक्वल टू x-1 का ग्राफ पूछेगा, तो वो उनकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड आपके पास में, सेकंड जो आता है वो आता है आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ये हम बेसिक ग्राफ की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, ये हम अभी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड आपके पास आता है क्रॉस स्केचिंग, कि जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था तो ये कुछ इस टाइप से आया था। ठीक है, इस टाइप की फिगर बन रही थी क्वाड्रेटिक वाले केस में, तो कोई बच्चा कहे सर ये ऐसा ही क्यों बना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो वो सब चीजें हम सीखेंगे क्रॉस स्केचिंग में। एक तो मेथड, एक तो तरीका उसका ये है कि भैया आपने सभी पॉइंट को मिलाया हुआ है तो इस तरह से की फिगर आपके पास जनरेट हुई है। ठीक है, दूसरा उसे हम क्रॉस स्केचिंग की हेल्प से भी बता सकते हैं। ठीक है, कि dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करके, ये सब चीजें, ये जो हम पढ़ेंगे ये कहाँ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में। तो उसके लिए हमें लिमिट का आइडिया, कंटिन्यूटी का आइडिया, डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया, ये सब चीजें होना चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। ये तो अभी 2-3 चैप्टर दूर है, तो अब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ।
जितना जे की पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा भी इसमें डीप में पढ़ना हो, ठीक है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कोई अगर आपको डीप में पढ़ना तो अपना मॉड्यूल जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करके गिवन है, तो उसमें कुछ कुछ ग्राफ एक्स्ट्रा भी देखने को मिल जाएंगे, आप उन्हें स्टडी कर सकते हो अगर चाहो तो। ओके, वैसे सारा काम इन्हीं की हेल्प से चल जाएगा। लिखा आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ तो लिख चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 1 लिख दिया। हम क्या कर रहे हैं, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं वो आपने मैं एक बार समझा भी दूंगा, बट आपने फिर उन्हें याद रख लेना है कि ये कैसे किए गए या फिर उनका लॉजिक समझ लेना है। रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, अगर मैं किसी फंक्शन में, जैसे आपके पास में कोई भी ग्राफ लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने रिप्लेस कर दिया x जो है ना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। आपने क्या किया, x जो है x की जगह पर माइनस एक्स कर दिया, तो भैया आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि y इक्वल टू एफ माइनस का x। तो इस वाले में करना क्या होगा, यानी कि ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनने के लिए देखो, आप कह रहे हो यहां पर कि ऐसे था कि आपने x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपके पास 1 मिल रही थी। जब आपने y इक्वल टू एफ माइनस एक्स कर दिया तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो चेंज हो चुकी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि देखो f1 जनरेट करने के लिए x की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, -1 पुट करना पड़ेगा। इस वाले ग्राफ के हिसाब से आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x की वैल्यू -1 पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इसका मतलब भाई यहाँ पर y की वैल्यू तो सेम है, जो x की वैल्यू है वो चेंज होगी। जैसे पहले जो x की वैल्यू 1 के लिए मिल रहा था वो अब x की वैल्यू -1 के लिए मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, आप उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो, किसमें, y एक्सिस में, ठीक है। आप क्या ले लो, उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो y एक्सिस में। अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, x को अगर आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया है तो प्रोसीजर क्या है, उसमें आपने टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर कर्व, जितना भी पूरा कर्व जो है उसका रिफ्लेक्शन ले लो इन y एक्सिस में, तो आपको y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि आपके पास ऐसे करके लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y का मतलब f ऑफ x, ठीक है। ओके, अब आपने क्या किया कि दूसरी तरफ आपके पास लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पर चेंज होना चाहिए -x। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ आप जानते हो, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, वो होता है बच्चों इस टाइप की फिगर होती है, ठीक है, आपने याद किया था बेसिक ग्राफ में कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर 1 वैल्यू और यहाँ पर आपके पास में माइनस का 1 वैल्यू, ये आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। और यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती थी वो π/2, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती थी वो माइनस का π/2। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स में क्या होगा कि इसका रिफ्लेक्शन ले लो। कहने का मतलब ये वाला जो कर्व है इस तरफ जो दिख रहा है आपको, ये वाला कहाँ चला जाएगा, y एक्सिस के दूसरी तरफ चला जाएगा, जो इस तरफ है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब आपके पास में जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और ये दूसरी तरफ था तो ये इस तरफ आ जाएगा, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लिया। ओके, रिफ्लेक्शन लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 और ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी +1। y की वैल्यू तो यहाँ पर π/2 थी, यहाँ पर -π/2 थी। क्लियर, मेरी बात समझ पाए, मेरी बात समझ पाए।
ओके, नेक्स्ट जैसे और एग्जांपल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो कि ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x। तो y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x का ग्राफ आप जानते हो, वो आपके पास में कुछ इस टाइप की शेप होती है। ये आपके पास होता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो y इक्वल टू अगर e रेज टू की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना हो आपको, तो आप क्या करो, e रेज टू की पावर x का रिफ्लेक्शन ले लो। तो ये जो आपके पास जो इस तरफ का ग्राफ था, ये चला जाएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा यहाँ पर। ये आपके पास क्या हो गया, 0 to 1। ओके, अगर आपने x को रिप्लेस किया है माइनस x से, तो आपने रिफ्लेक्शन ले लिया किसमें, y एक्सिस में। सेम इसी पैटर्न पर अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर आप y को रिप्लेस कर दो इसी में, फर्स्ट का b पार्ट, फर्स्ट का b पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन 1 उसी में b पार्ट, कि अगर आपने रिप्लेस कर दिया y को रिप्लेस कर दिया किससे, माइनस y से, तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। टेक रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर ग्राफ इन x एक्सिस, इन x एक्सिस। तो ये आपने कहा y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x है, ठीक है। इसमें आपने रिप्लेस कर दिया, y को रिप्लेस कर दिया माइनस y से, तो इसका मतलब ऐसे बन गया माइनस का y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x, या कह दो y की वैल्यू माइनस का ई रेज टू की पावर x। ओके, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, देखो y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x का जो ग्राफ होता था वो तो ऐसे होता था, ये 0 से 1। इसमें क्या हो जाएगा, आपने रिफ्लेक्शन लेना है किसमें, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है। y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेने का मतलब होगा आपके पास जो ऊपर है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा ऐसे। ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस। ये समझ में आया, क्लियर हुई मेरी बातें? यस सर। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड। ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड में मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कहीं पर अगर ऐसे किया जाए, x को रिप्लेस कर दिया किससे, x माइनस ए से। a क्या है, पॉजिटिव है, a कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस ए से, तो आपने क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, कि आप शिफ्ट कर दो एंटायर कर्व को पैरेलल टू x एक्सिस विद a यूनिट विद, ओके चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, मैं जनरल कर देता हूं इसको, विद मोड, यानी कि a की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उन दोनों के लिखा देता हूं, विद मोड a यूनिट। मोड a यूनिट से आपने क्या कर देना है, पैरेलली शिफ्ट कर देना है। किस तरफ शिफ्ट करें, राइट में या लेफ्ट में, तो आपने लिखना है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट इफ a इज पॉजिटिव। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो आपने क्या करना है, यानी कि x माइनस 1, x माइनस 2 ऐसे, तो अब उस वाले केस में तो आपने क्या कर देना है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना। अगर प्लस का बीच में प्लस का साइन बन जाए, माइनस माइनस प्लस बन जाए, तो टूवर्ड्स, टूवर्ड्स लेफ्ट इफ a इज नेगेटिव, इफ a इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे हुआ कि मान लो आपके पास में ये लिखा हुआ है, कोई ग्राफ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर आपने ऐसे किया कि x की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, आपने कहा कि आपने इसी में कि इसको पैरेलली शिफ्ट करना आपने x एक्सिस के a यूनिट से,
ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1 है। तो ये ग्राफ जो बन गया ये आपके पास बन गया y इक्वल टू x-1 का ग्राफ। अगर आपने यहां पर ऐसे कर दिया y इक्वल टू x+2 कर दिया, y इक्वल टू x+2 करने का मतलब -2, ये +2 बन जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। अगर प्लस का साइन बन गया तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया आपने, कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। क्लियर, मेरी बात समझ पाए? तो आपने एक्स एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करना है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू ln x का ग्राफ है, वो आपको पता है ये y इक्वल टू ln x का ग्राफ था। यहां पर होता है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ये y एक्सिस और ये आपके पास में x एक्सिस। अगर आपने ऐसे कर दिया y इक्वल टू ln, यहां पर कर दिया x-3, तो आपने क्या करना है, इस ग्राफ को 3 यूनिट लेफ्ट साइड में, 3 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। राइट साइड का मतलब हुआ कि ऐसे आपने शिफ्ट कर देना है। कहने का मतलब 3 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट करने का मतलब ये जो y एक्सिस था, इसी y एक्सिस को आप ऐसे समझ लो कि इसी y एक्सिस को आप 3 यूनिट आगे की तरफ ले गए। कहने का मतलब आपके पास में ऐसे एक लाइन आ जाएगी, ये x इक्वल टू 3 की लाइन आ गई और यहां से ये ग्राफ चल रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट कहां चलेगा, 3 यूनिट आगे चला गया है। 3 यूनिट आगे जाने का मतलब ये जो डिस्टेंस थी ये 3 यूनिट हो गई है, इनके बीच की ये डिस्टेंस थी ये 3 यूनिट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा, 4,0, 4,0। बोले बच्चों मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस सर। तो अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता कि y इक्वल टू ln x+1, तो देखो आपने x माइनस में ऐसे करके तब आपके पास +1 बना, ये -1 था। तो -1 था तो इसका मतलब ये जो +1 बन गया, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, लेफ्ट, अभी तो आपने राइट साइड में शिफ्ट किया था, अब इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का मतलब क्या होगा कि आप ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर एक लाइन होगी, इस लाइन से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ। सॉरी जो लाइन है थोड़ा सा, कुछ ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ था ये ऐसे चला जाएगा, यानी कि ये 0,0 से पास करेगा। क्लियर? और ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 1 की लाइन, x इक्वल टू -1 की लाइन होगी। ओके, अब अगर ऐसे ही मैं y एक्सिस में कर देता हूं, y एक्सिस में कर देता हूं, देखो भी अगर यहां पर देखो x-3 बन रहा है तो ये क्या चल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। अगर x+3 बन रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, ऐसे समझ लो आप। ओके, तो y में क्या होगा, y में सेकंड का बी पार्ट, अगर आपने ऐसे कर दिया कि y को रिप्लेस कर दिया y-a से, ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस जाएगा मोड a यूनिट से। ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस विद मोड a यूनिट, विद मोड a यूनिट। तो अगर आपके पास आपने ऐसे किया हुआ है कि y को रिप्लेस किया, यानी कि अगर आपने ऐसे कर दिया, ओके, इसमें भी ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल टू मोड ए यूनिट और टुवर्ड्स अप इफ, यानी y माइनस टाइप का बने,
तब ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है टूवर्ड्स अप इफ a is positive and towards down if a is negative। जैसे y इक्वल टू ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई का ग्राफ आप जानते हो, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई का जो ग्राफ होता है वो आप ऐसे होता है, अगर मैं ऐसे कर दूं एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई, यहां पर कर दिया -1, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 1 यूनिट से, ऐसे ये जो पॉइंट होगा ये क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 1। और अगर आपने ऐसे कर दिया कि ये तो एक्स स्क्वेयर वाई इक्वल टू वाई -1 का था, अगर आपने ऐसे कर दिया, मान लिया ये जो पॉइंट है ये आ गया 0, -1, तो इसका मतलब ये क्या बना गया, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई +1। बोलोगे क्लियर हुई मेरी बातें या नहीं हुई है? क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट आपने कहा ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड। ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड में अगर आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेसिंग x विद kx, k कोई भी कांस्टेंट है, k कोई भी कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, देखो जो ग्राफ होगा ना, जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, जैसे आपके पास में sin x का ग्राफ है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, तो आप कंप्रेस करने की जगह ग्राफ को तो सेम ही रहने दो, आप क्या करो, ऐसे कर लो, प्रोसीजर क्या कर लो कि उनकी नंबरिंग जो है वो चेंज कर दो। प्रोसीजर आपने क्या कहा, डिवाइड होल वैल्यू ऑफ x एक्सिस बाई k से आप उन्हें डिवाइड कर दो। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो आपने ऐसे लिखा हुआ है ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ चल रहा है। ओके, ये 1 वैल्यू है, ये -1 वैल्यू है, ये 0 है। तो आपने कहा यहां पर जैसे π/2 आता है, ये पाई आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3π/2 आता है, यहाँ पर 2π आता है, ऐसी वैल्यू चल रही होती है। ये यहाँ पर माइनस का पाई आता है, ये माइनस का 2π आता है। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है, तो साइन 2x के लिए बस आप क्या करो, इनकी स्केलिंग चेंज कर दो, जो वैल्यू, जैसे यहां पर x की वैल्यू अगर आपने π/2 पुट की, तो ये साइन के पास क्या जब बन के जाएगा, साइन के पास बन के जाएगा पाई बन के, तो पाई की तरह बिहेव करेगा। तो आप इनकी बस आपने क्या कर लिया, इनकी नंबरिंग चेंज कर दी। ऐसे चल रहा था, ये आपके पास चल रहा था पाई, ये चल रहा था 2π, ये चल रहा था 3π, ये चल रहा था 4π, ऐसे चल रहा था। तो अब आपने क्या कहा कि बस इनकी नंबरिंग चेंज कर देनी, ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू कहां पर आ जाएगी, π/2 पर, ये क्या आ जाएगा 2π/2 पर, ये आ जाएगा 3π/2 पर, ये आ जाएगा 4π/2 पर। तो आपके पास में 2 साइकिल बन जाएगी। जब आपने x की वैल्यू अगर आप 0 to 2π करोगे तो उसमें आपके पास में 2 साइकिल बन जाएगी, ऐसे यहां तक। क्लियर होगी मेरी बातें?
मतलब सर अगर साइन 3 ये माइनस का पाई/2 पर वैल्यू आएगी, ये आपके पास में माइनस का पाई पर वैल्यू आ जाएगी, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? मेरी क्या कह रहे हो दीपक, बोलोगी? सर अगर साइन 3x होता तो बाय 3 कर देते। हाँ, साइन 3x होता तो डिवाइड बाई 3 कर देते। अगर साइन x/2 होता तो क्या कर देते? डिवाइड बाई 2 करने का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते। क्लियर? मान लो अगर ऐसे हो जाता y इक्वल टू साइन, यहां पर हो जाता है x/2, तो x/2 का मतलब आपने kx का मतलब 1/2, यानी कि आपने डिवाइड करना है 1/2 से। 1/2 से डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना हो गया। वो क्या हो गया? मल्टीप्लाई करना हो गया। क्या लिखते? ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या बन जाता है आपके पास में? 0 होता है, ठीक है। ये आपके पास होता है पाई, तो पाई का मतलब ये क्या बन जाता है? 2 पाई बन जाता है। जब आप 2 पाई वैल्यू पुट करोगे, देखो एक्स की वैल्यू 2 पाई पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? साइन के पास देखो पाई बन के जाएगा। ये क्या होता था यहाँ पर 2 पाई, तो ये क्या बन जाता है? 4 पाई। ये 3 पाई होता था तो ये कितना बन जाता है? 6 पाई। क्लियर? बोलोगे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? बोलो भाई। यस यस सर, सर यस। एक बार थोड़ा ऊपर करना सर। शुभम, रोहित, सुदर्शन, बस सर, बस ये। यस सर। भाई कहाँ पर हो? वीडियो ऑन करो अपनी अपनी। वीडियो करके क्यों बैठे हुए हो? नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं सर, हाँ सुदर्शन, तुम कहाँ पर हो? तुम पता नहीं कहाँ मंडी में घूम रहे हो। मैं अभी घर पे नहीं हूँ सर, ये आवाज जैसी आ रही है इसलिए वीडियो भी ऑफ कर रखा है। अच्छा, तो फिर तुम नोट वगैरह भी नहीं कर रहे होंगे कुछ भी? नहीं, नोट तो इसे क्वेश्चंस वगैरह कर रहा हूँ, वो नोट्स से लिख लूंगा घर पे जाके फिर बाद में। ओके। हो गया सर। हो गया नोट? ठीक है। अब देखो, अभी तो मैंने क्या किया था कि मैंने कहा था कि ये जो है, मतलब कहने का मतलब ग्राफ क्या हो गया? अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 टाइप का है, जो ग्राफ क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। ग्राफ एक तरह से कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर 1 से कम टाइप का नंबर, तो जो ग्राफ है वो एक्सपेंड हो रहा है। ग्राफ जो वो एक्सपेंड हो रहा है। ओके। अगर आपने कहा y को रिप्लेस कर दिया, तब क्या होगा? सेम चीज y के लिए कर सकते हो आप। सेम चीज आप क्या कर सकते हो? y के लिए कर सकते हो। y को करने का मतलब, अगर आपने ऐसे कर दिया 2y इक्वल टू ऐसे कर दिया sin x, तो देखो जहां पर sin x की वैल्यू 1 आनी चाहिए थी, वहां पर कितनी आएगी? इस बार sin x की वैल्यू 1 आने के कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी? 1/2 बन जाएगी, ठीक है भाई। जैसे मान लो आपके पास सर sin x की इसमें वैल्यू ऊपर आई वाले में 1, तो सर, इसका मतलब हुआ sin x की वैल्यू 1 आई, तो y की वैल्यू क्या बन गई? यहाँ पर 2y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी बन गई? 1/2 बन गई। तो इसमें आपने क्या कर देना है? सेम चीज ये यहाँ पर करनी कि अगर आप किसी के y से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। ये ग्राफ चल रहा था सर अगर ये नेगेटिव हुआ तो नंबर, तो दो बार ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी फिर। नेगेटिव हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेगेटिव सर होगा वो तो फिर माइनस नेगेटिव वाली होगा। ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी पड़ेगी ना? हाँ, अगर आपके पास नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पहले तो आपने y को रिप्लेस किया किससे? -y से, फिर उसके बाद में क्या किया? उसे मल्टीप्लाई किया, वो वाली चीज करनी पड़ेगी। समझ गए भाई? जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि सर अगर मान लो यहाँ पर ऐसे हो जाता कि -2 से मल्टीप्लाई कर देता, तब तो भाई पहले तो आपने क्या किया? y को चेंज कर दिया किससे? -y से, फिर उसका 2 ट्रांसफॉर्मेशन लग गई, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर -y बन गया, फिर उसके बाद में आपने y को रिप्लेस किया किससे? 2y से, तो 2 ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी उस वाले केस में। यहां पर जो k है, k जो है ये क्या है? पॉजिटिव टाइप का नंबर है। k जो है ये पॉजिटिव टाइप का नंबर है। तो इस वाले केस में क्या बनेगा कि यहाँ पर x की वैल्यू तो सेम चलती रहेगी, x की वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो y की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? वो बन जाएगी 1/2, 1/2।
ओके मैंने क्वेश्चन दिया, आपने खुद से ड्रॉ करना है। ड्रॉ, ये लिखा हुआ है 4y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको आता है, उसकी हेल्प से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और इसका ग्राफ ड्रॉ किया। साइन इनवर्स x का ग्राफ आपको पता है। सर ऊपर साइन एक्स को 1 क्यों लिया था? वो तो मैंने समझाने के लिए लिया था आपको कि साइन एक्स की वैल्यू 1 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, तो y की वैल्यू कहां तक जाएगी? 1/2 तक। वन माइनस 1, ये π/2, ये माइनस π/2, ऐसे ये साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है, ये आपको पता है। अब इससे आगे आपने चलना है, इससे आगे चलना है। तो देखो स्टेप वाइज चलेंगे। ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स को आपने क्या कर दिया, क्या तो आप क्या करो, y को रिप्लेस कर दो, किससे? 4y से। या फिर आप दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में आपने क्या किया, x को रिप्लेस किया, किससे? 3x से। x को 3x से रिप्लेस करूंगा तो क्या होगी, नंबरिंग चेंज हो जाएगी। नंबरिंग चेंज होने का मतलब ये आपके पास जो ग्राफ था, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, और ये नंबरिंग जो है ये होगी आपके पास में ऐसे, यहां पर हो जाएगा, ये 1 आ रहा था तो यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी ये भी आपके पास में -1/3। y की वैल्यू क्या रहेगी? π/2, और यहाँ पर रहेगा y की वैल्यू -π/2। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि y को रिप्लेस किया, किससे? 4y से। 4y से रिप्लेस करने का मतलब चाहो तो आप इसी में कर लो, या फिर अगले वाला जो है मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, वैसे आप एक में ही कर सकते थे। तो आपने क्या कर दिया, ये जो है ग्राफ जो है ऐसे चलेगा, यहां पर तो वैल्यू आ चुकी है आपके पास में -1/3, और यहां पर जो वैल्यू आई आपके पास में वो आ गई है 1/3। y की वैल्यू यहां पर थी आपके पास में π/2, ये कितनी हो जाएगी? π/8 हो जाएगी, π/8, और यहां पर क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी -π/8, -π/8। क्लियर हुई मेरी बातें? तो ये किस चीज का ग्राफ, ये जो ग्राफ आया ये किस चीज का ग्राफ आ गया? 4y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x का ग्राफ आ गया। बोलोगे समझ पाए या नहीं समझ पाए? लॉजिकली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है हर चीज में। देखो y इक्वल टू f(x) था, y इक्वल टू f(x) था। आपने क्या किया था, x को चेंज किया था, किससे? -x से। जब आपने x को चेंज किया था, देखो भाई मैं कहता हूं कि आपके पास कोई एक पॉइंट है a, तो यहां पर x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने मान लिया कि y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है, मैंने मान लिया ऐसे। तो अब आपके पास क्या होना चाहिए कि जब आपने y को रिप्लेस कर दिया किससे, नहीं x को रिप्लेस कर दिया किससे? -x से, तो जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी, जो भी कोई इक्वेशन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी? y इक्वल टू f-x टाइप की बन जाएगी। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको तो यही चाहिए कि ये वाला 5 वैल्यू लेके आनी है, y की वैल्यू 5 लेके आनी है। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी f, यहां पर माइनस का साइन है, तो देखो माइनस का साइन है यहाँ पर, तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा? -1 पुट करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा? f(1) बनेगा। जैसे ही f(1) बन जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आया, इस वाले ग्राफ की कोरस्पॉन्डिंग जो a' पॉइंट आएगा, जैसे यहां पर तो a पॉइंट आ रहा था, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा? ये जो a पॉइंट था ये किस में चेंज हो गया? -1,5 में चेंज हो गया। यानी कि आपने ये वाला पॉइंट 1,5 है, ये क्या है? -1,5 है। तो देखो y की वैल्यू तो सेम है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। x की वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या हो गया? आपने किस में रिफ्लेक्शन लिया हुआ है? y एक्सिस में आपने रिफ्लेक्शन लिया हुआ है। क्लियर? क्लियर मेरी बातें? ऐसे इसकी वैल्यू जरूर नहीं 5, यहां पर 10 भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पर 10 हो गया तो यहां पर क्या आ जाती है? ये वैल्यू 10 आ जाती, ठीक है, यहां पर ये 10 आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, अगर आपने ऐसे बोला कि y इक्वल टू f(x) टाइप का कोई ग्राफ लिखा हुआ है, इसमें आपने x को रिप्लेस किया हुआ है किससे? x-2 से।
तो मैं मान लेता हूं कि जैसे यहाँ पर जो पॉइंट था वो कोई ऐसे पॉइंट था कि x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आ रही थी वो 10 आ रही थी, यानी कि f1 की जो वैल्यू थी वो 10 थी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल टू f x माइनस का 2 बन गया है ग्राफ। तो भाई यहाँ पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, f1 लेके आने के लिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 3 पुट करनी पड़ेगी। 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा, f1 बन जाएगा। तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट a था वो क्या बन गया, a डैश। वो कैसे बना कि 3,5 पर शिफ्ट हो गया वो पॉइंट, नहीं 3, ये मैंने यहाँ पर 10 लिया हुआ है तो 3,10 टाइप में शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 1,10 से आप 3,10 पर चले गए, 1,10 से आप क्या कहाँ चले गए, 3,10 पर चले गए। तो जैसे ये आपके पास 1,10 है तो इस तरफ गए हो, राइट साइड में आप शिफ्ट हो गए। कितने यूनिट शिफ्ट हुए, आपने x को x माइनस 2 से किया है तो ये 2 यूनिट आप शिफ्ट हो गए। ये a था, ये a डैश हो गया। ओके, अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने उन पॉइंटों को जो मैंने बताया उन्हें याद रखा। नेक्स्ट लिखा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन 4। आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, रिप्लेसिंग x विद मोड x, रिप्लेसिंग x विद मोड x। तो जैसे भाई कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मान लो आपके पास में कोई एक पॉइंट था 1,10, ये कोई पॉइंट था। तो अगर आप इसमें, अगर आपने x को मोड x से रिप्लेस कर दिया तो x की वैल्यू अगर आप -1 पुट कर दोगे, जब 1 के कोरस्पॉन्डिंग 10 आ रहा है तो -1 के कोरस्पॉन्डिंग भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। बोलो, अगर मान लो x की वैल्यू 2 पर इसकी वैल्यू 15 आ रही है तो यहां पर भी क्या होगा, -2 पर भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 ही आएगी, क्योंकि x तो मोड x है, चाहे उसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करो चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा ग्राफ पॉजिटिव के लिए है सेम वैसा ही ग्राफ क्या होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए जैसा ग्राफ है सेम ग्राफ क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव के लिए होगा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये कर रहे हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर आप x को रिप्लेस कर रहे हो किससे, मोड x से। तो y इक्वल टू एफ यहाँ पर हो गया है मोड ऑफ x। तो प्रोसीजर क्या रहेगा यहाँ पर, प्रोसीजर ये रहने वाला है कि फर्स्ट आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ, जैसा ग्राफ लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ हो, जैसा ग्राफ x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए होगा वैसा ही नेगेटिव के लिए होगा। तो नेगेटिव वाले का जो ग्राफ है उसको हटा दो पहले, सबसे पहले फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कोई कर्व बना हुआ है उसको हटा दो। देन मेक ग्राफ on left hand side as present on right hand side, as present on right hand side। ये एज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन, बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो आपके पास में y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x का ग्राफ था, तो आपने क्या करना है कि y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x में ये जो ग्राफ था इसमें आपने क्या करना है कि ये जो पोर्शन है इसको रिजेक्ट कर दो। इसको रिजेक्ट कर दिया आपने, रिजेक्ट करने के बाद में अब आपने इसका रिफ्लेक्शन ले लेना जो राइट साइड में है उसका। तो यहाँ पर होता है 0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो इस 0,1 से ग्राफ ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर भी ग्राफ को ऐसे ही चला दो, ऐसे ही चला दो।
ये क्या आ गया है, ये y इक्वल टू ई रेज टू की पावर x का था, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू ई रेज टू की पावर मोड x का ग्राफ बन जाएगा। जैसे आपने बोला कि मान लो आपको जो बताया हुआ है कि y इक्वल टू रूट x का जो ग्राफ था, तो भाई y इक्वल टू रूट x का जो ग्राफ होता था वो ऐसे होता था कि आपने याद किया हुआ है ना, y इक्वल टू रूट x का ग्राफ ये होता सर है। ऊपर करना, अब आपने क्या करना ऊपर है कि करना सर एक बार। एक मिनट और ऊपर हो गया सर। y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है। अब आपने क्या करना है, y इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर लिखा हुआ है मोड ऑफ x, तो देखो भी x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब भी ये रूट x की तरह ही बिहेव करेगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तब भी ये क्या रहेगा, रूट x की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए ग्राफ बनेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड में बन रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं रिजेक्ट करने के लिए, हाँ रिजेक्ट करने के लिए नहीं है, बट इसी का आपने क्या ले लेना, रिफ्लेक्शन ले लेना। ऐसे ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा किसका, y इक्वल टू अंडर रूट में मोड x का ग्राफ बन जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मान लो, और ये तो आपने क्या किया अभी, तो आपने किया कि रिप्लेस किया था आपने x को मोड x से। अब अगर मान लो सेम इसी में सेम पैटर्न से अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं किससे, मोड y से, तो आपने क्या करना है कि जैसा ग्राफ ऊपर है सेम वैसा ग्राफ आपने नीचे बनाना है। ठीक है, जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा ग्राफ आपने नीचे बनाना है। कहने का मतलब हुआ कि भाई जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास ये वाला ग्राफ था y इक्वल टू मोड के अंदर या अंडर रूट x का ग्राफ ऊपर लिखा हुआ उसी को बना देता हूं। ये मैंने कर दिया मोड ऐसे, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा जैसा ग्राफ ऊपर है उसी का आप रिफ्लेक्शन ले लो किसमें, एक्स एक्सिस में, उसमें y में लिया था इसमें, यानी कि नेगेटिव y की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सेम ही बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है। फिर इसमें कुछ रिमूव नहीं करना। रिमूव करने के लिए था नहीं, अगर नीचे वाला जो पार्ट है उसको रिमूव करना रहेगा, अगर नीचे वाला जो पार्ट है उसको रिमूव करना रहेगा, ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन लेना रहेगा। ठीक है, जैसे आपने x के लिए किया सेम उसी टाइप से, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में था ही नहीं, इसमें नीचे की तरफ भी नहीं था, तो इसलिए आपने ऐसे किया। मान लो आपके पास में e रेज टू की पावर x का ग्राफ आपको पता होता है, तो मोड y इक्वल टू e रेज टू की पावर x का ग्राफ बनाना है। तो क्या करना आपने, उसमें तो आपने क्या किया था कि ये वाला जो पार्ट था इसको आपने हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। इसमें देखो नीचे की तरफ तो कुछ है नहीं, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं है, तो जैसा ऊपर है सेम वैसा ही नीचे बना दो। क्लियर? सर इसमें भी तो हटाएंगे लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को नहीं हटाना, इसमें नीचे वाले को हटाना होगा, वाई वाले में नीचे वाले को हटाना होगा। इसमें अगर मैं प्रोसीजर लिखाऊं तो लिखो फर्स्ट रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व बिलो x axis and then make graph on below x axis as on upper side by taking reflection in x axis। उसमें y एक्सिस में ले रहे थे, इसमें x एक्सिस में। अगर नीचे की तरफ कोई ग्राफ है तो उसको पहले रिमूव कर दो और फिर आप उसका ग्राफ बना लो। जैसे अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है y इक्वल टू ln ऑफ x लिखा हुआ है, y इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ आप जानते हो, ठीक है। ये आपके पास में y इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ होता है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू ln मोड x का ग्राफ करना है, तो आपने इसमें तो क्या देखना है कि x की नेगेटिव वैल्यू के लिए कुछ ग्राफ है, नहीं है तो आपने बना दिया इसमें। अगर होता तो पहले उसे रिमूव करते।
ये ऐसे और नेगेटिव के लिए भी सेम चलेगा। सर ये नीचे एक्स सर- एक्सिस के जो है क्यों नहीं करना? भाई ये x को रिप्लेस किया है मैंने। देखो x वाले में क्या होता है, नेगेटिव के लिए सेम रहेगा, x की वैल्यू नेगेटिव के लिए सेम रहेगा, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इसमें तो क्या करना, आपको लेफ्ट और राइट साइड देखना होता था। मोड x वाले में तो क्या देखना होता है, लेफ्ट और राइट साइड। और मोड y वाले में क्या करना होगा आपको, टॉप और बॉटम देखना रहेगा। अगर मैं ऐसे बोल देता इसमें कि मोड y इक्वल टू ln x, ऐसे बोल देता, तो इसमें आपने क्या करना था, इस वाले में करना था जो आप बोल रहे हो। आपने कहा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ नीचे की तरफ था उसको आपने रिमूव कर दिया, और जैसा ग्राफ ऊपर था वैसा ही ग्राफ आपने नीचे बना दिया। ये है इसके लिए। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? इनकी डोमेन लिख सकते हैं सर? हाँ, डोमेन लिख सकते हैं। ऊपर वाली की बताना सर कैसे होगी ये जो बनाया है। देखो, जो डोमेन का मतलब जो x की वैल्यू आप पुट कर पा रहे हो, यहाँ पर जो आप x की वैल्यू पुट कर पा रहे हो, तो x की वैल्यू देखो इस वाले ग्राफ के लिए, अगर आप इस वाले ग्राफ के लिए बात कर रहे हो तो इस वाले ग्राफ में जो डोमेन जा रही है वो कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू 1 से लेकर के, x की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। इस वाले में क्या होगा डोमेन, इस वाले में जो डोमेन हो गया 0 ओपन से लेकर के इंफिनिटी तक, 0 ओपन से लेकर के इंफिनिटी तक, 0 माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 ओपन तक। क्लियर हुआ? यस सर। वैसे भी समझ सकते हो आप कि आपने x को रिप्लेस किया है मोड x से, तो भाई इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। यानी कि जो जैसा ग्राफ पॉजिटिव ऑफ x के लिए आता था वैसा ही ग्राफ नेगेटिव ऑफ x के लिए आएगा। अगर आपने मोड y को रिप्लेस किया तो इसका मतलब जैसा मोड y के लिए आएगा वैसा ही यानी कि जैसा पॉजिटिव y के लिए आएगा, पॉजिटिव y का मतलब x एक्सिस से ऊपर की तरफ जो ग्राफ आएगा वैसा ही ग्राफ x एक्सिस से नीचे की तरफ के लिए आएगा। ओके, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आपने लिखा ट्रांसफॉर्मेशन 5। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साफ साफ लिख पा रहा हूं। रिप्लेस f ऑफ x बाई मोड ऑफ, वो कहते हैं कि y को रिप्लेस करना और इसको रिप्लेस करना एक बात है, नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसको, f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया किससे, मोड f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया। तो देखो भाई इसका मतलब क्या होगा कि ये था आपके पास में y इक्वल टू f ऑफ x था, तो y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अभी के लिए तो y की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अब अगर आपने ऐसे कर दिया कि ये मोड लगा दिया, तो इसका मतलब अगर y की कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो मोड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। मोड क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसमें प्रोसीजर क्या हो गया कि द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो x एक्सिस, अगर x एक्सिस से नीचे कोई पोर्शन है कर्व का तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। x एक्सिस जैसे मान लो x f ऑफ x की वैल्यू -3 आई तो मोड क्या बना देगा, उसे +3 बना देगा। x एक्सिस विल गो अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस। कैसे, जैसे आपने अभी बताते हैं। ये है, ये किस चीज का ग्राफ है, ये मैंने कहा ये आपके पास में f ऑफ x का ग्राफ है। फिर ये जो y को मोड y से करते हैं और ये f ऑफ x को मोड f x से, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि उसमें तो क्या होगा कि y को मोड y से रिप्लेस किया है, मोड y इक्वल टू f ऑफ x। तो इसमें तो ये हुआ कि y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। y की जो वैल्यू होगी
पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तब भी उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम ही रहनी है, वाई की वैल्यू नेगेटिव के लिए उसकी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो सेम ही आनी है। यानी कि मान लो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 2 आ रही है, तो अगर आप y की वैल्यू -2 कर दोगे तब भी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। यानी कहने का मतलब हुआ जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव y के लिए भी बनेगा, अगर पॉजिटिव y के लिए बन रहा तो नेगेटिव y के लिए भी बनेगा, नेगेटिव y के लिए बनेगा। और इसमें अगर आपने ऐसे कर दिया y इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स एस कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो y की वैल्यू वो नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी तो उसे भी वो पॉजिटिव बना देगा मोड। अभी इसी ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने ये करना होगा कि अगर मैं कहता कि y इक्वल टू, अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 1,0 है, ये x की वैल्यू -1,0, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, अपने आप से नाम दिया मैंने। अगर आपने क्या किया इसमें, और ये किस चीज का ग्राफ है मैं वो भी लिख देता हूं, ये किस चीज का ग्राफ है, y इक्वल टू, बोलोगे ये किस चीज का ग्राफ है, x एक्सिस की पैरेलली शिफ्ट किया आपने, तो y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ। x+1 ओके, अब आपने क्या किया कि y इक्वल टू x+1 को ऐसे कर दिया, y इक्वल टू मोड के अंदर x+1, तो इसका जो ग्राफ होगा जो नीचे की तरफ जा रहा है ये चला जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया, दूसरा अभी बच्चे ने पूछा डिफरेंस क्या है, तो अगर ऐसे कर दिया आपने मोड y इज इक्वल टू x+1 कर दिया, तो इसमें क्या होगा, जो ग्राफ y एक्सिस का नीचे आ रहा है, अगर उसको तो आपने हटा दिया, उसको तो आपने क्या कर दिया, हटा दिया, ये -1,0 था, ये 1,0 था, उसको तो आपने हटा दिया, और नीचे क्या बना दिया, बिल्कुल सेम इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, इसका सेम आपने क्या ले लिया, रिफ्लेक्शन ले लिया। जैसा ग्राफ ऊपर बन रहा है y की वैल्यू नेगेटिव के लिए भी वो ग्राफ बनेगा, ऐसे आपने कहा। क्लियर हुआ बच्चे, समझ पाए या नहीं समझ पाए हो यतन? यस सर, यस। हाँ, अब आपने बोला कि जैसे जैसे आपने कहा ये लिखा हुआ है y इक्वल टू ln ऑफ x लिखा हुआ है, y इक्वल टू ln ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसमें इसका जो ग्राफ होता है वो आप जानते हो कैसे ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ चलता है। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अगर आपने ऐसे कर दिया y इक्वल टू मोड में ln x कर दिया, मोड के अंदर ln x कर दिया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, जो ये यहां से चल रहा था ये तो ऐसे ही चलेगा, जो ये नीचे की तरफ जो लाइन जा रही थी ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऐसे ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। क्लियर हुआ? ये 1,0 पर अगर आपने ऐसे कर दिया मोड y इज इक्वल टू ln x, तो इस वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले ग्राफ में जो नीचे की तरफ पोर्शन है वो हट जाएगा, और जैसा ऊपर है उसी का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जैसा ऊपर है उसी का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये 1,0। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? यस सर, यस सर। ओके, तो आपने ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन है ड्रॉ tan इनवर्स ऑफ x इसका मोड, इसका ग्राफ बनाना है, बनाओगी। तो जैसे आपको पता है y इक्वल टू tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो आपको पता है, वो किस टाइप से होता है, ऐसे होता है।
कि यहाँ पर जो लाइन होती है वो क्या होती है, माइनस का π/2 वाली लाइन होती है, ऊपर क्या होती है, π/2 वाली लाइन होती है, और जो ग्राफ चलता है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट वैल्यू चलती है। तो ऐसे ग्राफ चलता है कुछ ऐसे करके ग्राफ चलता है। तो इसका जो ग्राफ होगा, क्या करना है आपने, y = tan इनवर्स x में, तो जो नीचे ग्राफ है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसमें ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो x एक्सिस के नीचे की तरफ ग्राफ था, क्योंकि वो मोड जो है उसे क्या बना दे रहा है, पॉजिटिव बना दे रहा है, जो वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है उसको पॉजिटिव बना दे रहा है π/2। तो ये जैसे नीचे की तरफ था तो ये ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर हुई मेरी बातें? बोलो। यस सर। यस सर। तो टाइम हो गया सर बस। आई होप सो ये जो जितनी बातें बताई मैंने ये सभी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर ही खत्म करते हैं और कल हम पढ़ाएंगे कम, पहले आपके डाउट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक इसी में थोड़ी थोड़ी और प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ी देर की प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद में आपके डाउट लेंगे पहले। तो आपने जेई जो है आपके पास कहाँ तक कर चुके हो, वर्कबुक 3 में कोनिक सेक्शन में जेई वाला जो पार्ट है, जेई आर्काइव, उसमें आपने DTS 1 DTS 2 ये सोल्व करके लेके आनी है। DTS 1 DTS 2। तो बच्चों यहाँ तक की बातें आई होप सो सभी को क्लियर हो गई होगी। क्लियर सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर ही ओवर कर रहे हैं। ये चीजें बताई है, इन्हें एक बार रिवाइज करोगे समझ में आ जाएगी सारी चीजें, और ये आपने याद रखनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही सब कुछ है। ठीक है, इस पर थोड़ी और प्रैक्टिस कराएंगे। अभी तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, अब जैसे कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगाएगी तो कौन किस किस टाइप से आप चलेगा वो एक बार और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देंगे आपको, तो क्लियर हो जाएगी आपकी बात। ओके बच्चों, आज की क्लास यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय।